आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 13 का ये भाग 2 है। भाग 1 अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। समझिए, ये जो चैप्टर है ये पेपर 1 का अंतिम चैप्टर है और ये चैप्टर कंप्लीट होते ही ये पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जरूर देखिए और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये अंतिम वाला चैप्टर, एक ये 13 और एक इससे पहले वाला जो 12 था गुप्त वंश, इन दोनों से क्वेश्चन हर साल महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग 2 से 3 पूछ ही दिए जाते हैं। जैसे गुप्त वंश से 2-3 पूछे जाते हैं, 2-3 इससे पूछे जाते हैं और भी कई चैप्टर पहले भी हम बता चुके हैं कौन कौन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छा से पढ़िए और समझिए। तो हमें लगता है कि जो पिछले वाला भाग में समझाए थे वो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? थानेश्वर के पुष्य भूति वंश के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और इसको देखिए, आप स्किप कर करके मत देखिएगा, एकदम जैसे पढ़ा रहे हैं ठीक ठाक वैसे ही देखिए। स्किप करके मनने का मतलब ये होता है, बहुत सारे बच्चे वीडियो का आगे कर करके देखते हैं आगे क्या है आगे क्या है। अरे जो पढ़ा रहे हैं वही ना है, ये कोई मूवी तो है नहीं, कोई फिल्म तो है नहीं, ये आगे क्या है थोड़ा कहानी में देखा जाए, ये है पढ़ाई। अगर इसको स्किप कर दीजिएगा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको स्किप करके मत देखिए। इसको क्या कीजिए, लाइन से जैसे देख रहे हैं वैसे ही देखिए, मतलब जैसे देख रहे हैं वैसे ही देखिए, इसको स्किप मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थानेश्वर का पुष्य भूति वंश। अब पुष्य भूति वंश, तो ये यहाँ पर पुष्य भूति वंश लिख लेते हैं। पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, ये सभी को पता होगा, वर्धन वंश। और इसका जो संस्थापक था वो पहला राजा कौन था? पहला राजा पुष्य भूति था। कौन था? पुष्य भूति। उसके बाद राजा कौन बना? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इसके 3 संतानें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 संतानें हुई, लेकिन फाइनली राजा कौन बना? हर्षवर्धन बना। एक राजवर्धन था, एक कौन था? राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक थी लड़की थी राजश्री थी। तो ये सब तो बता ही थे क्या क्या, कैसे युद्ध हुआ था, कैसे लड़ाई हुआ था, ये सब तो समझ लिया है। अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वाला भाग जरूर देख लीजिएगा, उसमें अच्छा तरह समझाया है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और देखिए, हर्षवर्धन बोल रही है, राजवर्धन की भी मृत्यु हो गई थी क्योंकि इधर लड़ाई हुआ था, आपको पता ही है कैसे लड़ाई हुआ था। और ये हर्षवर्धन क्या हुआ था? राजा बन गया था। राजा कौन बना था? हर्षवर्धन राजा बन गया था। और राजश्री को भी ढूंढ लिया था इसने। राजश्री जंगलों में भाग गई थी, आपको पता ही है, राजश्री जंगलों में भाग गई थी। तो ये क्यों? क्योंकि इसको यहाँ के जो राजा थे देवगुप्त, मालवा के जो शासक था देवगुप्त, उसने बंदी बनाया था। किसको? राजश्री को। लेकिन राजश्री बहुत ही एक कुशल योद्धा की तरह लड़ी और वहां से उसके चंगुल से भाग गई, जिसके बाद हर्षवर्धन ने इसको ढूंढ लिया राजश्री को। और यहाँ पर देखिए, इन लोगों का ये जो साम्राज्य था थानेश्वर, ये थानेश्वर था इनका। ये जहां पर राजश्री का शादी हुआ था वो कन्नौज, और इसके नीचे मालवा, इसके साइड में था बंगाल। यानी कि थानेश्वर, उसके बाद ये कन्नौज, उसके बाद कौन था? बंगाल और यहाँ पर मालवा। ये सारे जगह के, क्योंकि यहाँ कन्नौज का शासक द्रौपद मर चुका था, यहाँ मालवा का शासक जो था देवगुप्त ये भी खत्म, बंगाल का शासक ये शशांक ये भी मर गया था। तो ये सारे जगहों का राजा कौन बना? अब बताइए, तो सारे जगह राजा कौन होगा? हर्षवर्धन। ये पूरा जो क्षेत्र हुआ वो हर्षवर्धन के पास ही आ गया। समझिए, एक खुद से अपने आप आ गया सारा, अपने आप नहीं, लड़ाई ही ऐसा हुआ। देखिए, हर्षवर्धन थोड़ा चाहते थे कि किसी से लड़कर जीता जाए, इस पर आक्रमण किया जाए, उस पर आक्रमण किया जाए, या कभी भी राजवर्धन भी नहीं ऐसा कोशिश किया था कि ये सारे क्षेत्रों को हम जीते। लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी बन गई जिसके कारण ये सारे को लड़ना पड़ा, सभी लोगों को लड़ना पड़ा। और लड़ने के बाद क्या हुआ? सारा क्षेत्र हर्षवर्धन के पास आ गया। अब हर्षवर्धन ने क्या किया? थानेश्वर से अपनी राजधानी उठाकर कन्नौज लेकर आया, क्योंकि थानेश्वर से ये सारे जगह, ये मालवा बंगाल थोड़ा दूर पड़ जाता था, और कन्नौज जो था इधर से भी इधर के क्षेत्र संभाल सकते थे और इधर के क्षेत्र संभाल सकते थे, इधर के क्षेत्र संभाल सकते थे। इसने अपना राजधानी जो है, राजधानी
राजधानी कहाँ पर लेकर आया? कन्नौज। ध्यान रखिएगा, अपना राजधानी कहाँ बना लिया? कन्नौज। हर्षवर्धन जो अपना राजधानी कन्नौज बना लिया, और उसके बाद इसके दरबार में एक कवि रहते थे। कवि कौन थे? कवि जिनका नाम था वाण भट्ट। वाण भट्ट, ये वाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की। ध्यान रखिएगा, हर्षचरित। इसमें किसके बारे में लिखे होंगे? और एक कदम्बरी। कदम्बरी, हर्षचरित और कदम्बरी की रचना किया था। हर्षचरित के बारे में किसके बारे में लिखे होंगे? हर्षवर्धन के बारे में पूरा डिटेल में लिख दिए थे। कौन? यही वाण भट्ट। कवि वाण भट्ट ने पूरी अच्छी तरह से हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित में लिख दिया था। अब एक और बात समझिए, हर्षवर्धन के ही समय एक चीन का, जो इधर आपको पता है ये क्षेत्र चीन वाला था, ये अभी भी चीन वाला क्षेत्र है। ये चीन से एक आया यात्री जिसका नाम था वेनसांग। इससे पहले एक आया था, कौन आया था? फरिहान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, इससे पहले जो राजवंश था कौन था? गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फरिहान। उसके बाद आया कौन? वेनसांग। वेनसांग किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय। याद रखिएगा, वेनसांग आया, ये चीनी यात्री था। ये किसके समय आया? उस समय राजा कौन था? आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय वेनसांग भारत आया उस समय भारत का यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा हर्षवर्धन था, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों पर हर्षवर्धन का शासनकाल था। यहाँ पर किसका था? हर्षवर्धन के समय वेनसांग चीन से आया। अब इसकी थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। जिस समय ये चीन से भारत आ रहा था, चीन से भारत ये क्यों आया? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। और वहां पर बौद्ध धर्म के ग्रंथ ढूंढने लगा। कहां पर? चीन में। चीन में ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ ढूंढ रहा था कि कहां पर चीन में अच्छे बौद्ध धर्म के ग्रंथ मिले, लेकिन इसको एक स्पष्ट और अच्छी तरह से बौद्ध धर्म के ग्रंथ नहीं मिल पा रहे थे कि बौद्ध धर्म का सच्चाई क्या है, या बौद्ध धर्म के जो अच्छे ग्रंथ है। दो तीन ग्रंथों को मिलाता था तो आपसी में विरोधाभास हो जाता था, यानी कि ये ग्रंथ कुछ और कह रहे थे, ये ग्रंथ कुछ और कह रहे थे। लो, इसको हो जाता था दिक्कत। अब ये क्या किया? इसने सोचा कि देखिए, ये चीन में पूरे बहुत सारे जगह पर ढूंढा ग्रंथों को, बौद्ध ग्रंथों को, लेकिन इसको अच्छी तरह से ना मिल पाया। ये क्या किया? ये सोचा कि देखिए भारत में ही जन्म हुआ है, ये भारत वाले क्षेत्र में। ऐसे तो लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था ये महात्मा बुद्ध का, लेकिन भारत वाले ही क्षेत्र में अधिकतर अपना समय बिताए हैं। भारत वाले क्षेत्र में जैसे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिए, अलग अलग जगहों पर घूमे, पूरे भारत क्षेत्र में घूमे। उनका जन्म तो भले ही नेपाल में हुआ था, लेकिन नेपाल तो वो भी, नेपाल भी भारत का सटा हुआ इलाका है ना, तो सारे जगह पर भारत वाले इलाके में घूमे तो भारत में कुछ जरूर बेहतर प्रमाण मिल सकता है, बेहतर ग्रंथ मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति हुई है बौद्ध धर्म की। तो ये प्लानिंग बनाया कौन? वेनसांग, यहाँ चीन से भारत आने के लिए। लेकिन उस समय प्रतिबंध थे। यहाँ के जो राजा था ये प्रतिबंध लगाया था कि यहाँ से कोई विदेशी यात्रा अभी कोई नहीं करेगा। अब कोई कारण होगा विदेशी यात्रा ना करने का, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि विदेशी यात्रा, यहाँ के लोगों को विदेशी यात्रा का परमिशन नहीं था, या विदेशी यात्रा नहीं करेंगे। अगर करते हुए पकड़े जाएंगे विदेशी यात्रा, यानी कि विदेशों में जाते हुए पकड़े जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके साथ। तो ये कैसे छुपता छुपाता इधर रेशम मार्ग से होते हुए, यहाँ से छुपता छुपाता रेशम मार्ग से होते हुए इधर रेशम मार्ग से होते हुए और इधर ये भारत में एंट्री कर गया। लेकिन इतना आसान नहीं था, ये हवाई जहाज पर नहीं बैठा था कि ऊपर ऊपर ही उड़ कर चला है ना, ऐसा ना था। ये पैदल आ रहा था, और पैदल में आपको पता ही है ये कितना दुर्गम क्षेत्र है। इस समय जब देखिए भारत की ये सुरक्षा जब करना होता है ये सीमाओं पर, तो आपको पता है कि भारतीय सैनिक कितने समस्याओं के साथ यहाँ पर रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। जो हमारे ये सैनिक देश की रक्षा करते, समझिए उस समय वो आया होगा वेनसांग, तो और तो खराब परिस्थिति होगा इस समय इधर का। और छुपता छुपाता हुआ आया, मरुस्थल, पहाड़, नदी, झरने, ये सब पार करता हुआ, ये कई जंगलों को पार करता हुआ कहाँ पर पहुंचा? ये भारत में। और भारत में पहुंचा, सबसे पहले क्या किया इसने? पहले से ही इसको प्लानिंग था, जैसे फरिहान का प्लानिंग पहले से ही था कि भारत में वो सारे जगहों को घूम लेना है जहां जहां पर महात्मा बुद्ध का संबंध है। जैसे बिहार में बोध गया और बाकी जितने भी स्थान है, जैसे लुम्बिनी उनका जन्म स्थान हो गया, या सारनाथ जहां पर उपदेश दिए थे, ये सारे जगहों को घूमना है।
तो भारत में एंट्री हुआ इसका और घूमना इसने शुरू कर दिया। ये सारे जगह घूमना शुरू कर दिया और फाइनली पहुंचा नालंदा। कहां पर पहुंचा? नालंदा, जो कि एक प्रख्यात विश्वविद्यालय बन चुका था। क्यों? क्योंकि गुप्त वंश के समय ही ये विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था। आप कमेंट में लिखकर ये बताइए गुप्त वंश का कौन सा राजा था जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, क्योंकि हम बहुत अच्छा से बताएं। और ये एक बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका था और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था, यानी कि बौद्ध धर्म की बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का शिक्षा दिया जाता था। तो ये भी जो ह्वेनसांग था वो किस शाखा को मानता होगा? बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था, महायान शाखा को। और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगा। कहाँ पर? नालंदा में। आपको पता है नालंदा में रहने की भी व्यवस्था थी, यानी छात्रावास की भी व्यवस्था थी, हॉस्टल भी था, मतलब सब कुछ फ्री था। क्या था? यहाँ पर जो भी बच्चे रहकर पढ़ते थे या शिक्षक पढ़ाते थे उन सभी के लिए क्या था? हॉस्टल की व्यवस्था थी और खाना फ्री था, सब कुछ फ्री था, खाना रहना सब कुछ फ्री था। ये कैसे चलता था? 200 गांव इनको दान में मिल गए थे और वो गांवों से जितना भी कर आता था, यानी अनाज के रूप में आए, जैसे भी आए, वो सभी से यहाँ के काम चल जाते थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के काम चल जाते थे। अब चलिए इधर बात करते हैं ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग आया और भारत घूमने लगा। इधर तो आपको पता है भारत घूमते घूमते पहुंचा नालंदा, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया और इसका मेन मकसद था कि भारत के उन सभी जगहों पर घुमा जाए जहां जहां से बौद्ध धर्म का संबंध है। तो ये घुमा और एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था CU की, और इस पुस्तक में सब कुछ वर्णन किया, जो जो भी भारत में उसने देखा, जैसे जैसे देखा, सब कुछ वर्णन किया। और उसने क्या किया ये भी बताया कि भारत में सामाजिक स्थिति क्या है। चलिए मिटाते हैं इसको, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये सब नोट कर लिए होंगे ना, यहीं पर लिखते हैं कि भारत में इसने सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। भारत में सामाजिक स्थिति के बारे में क्या, ये देखिए ये क्या कहता है, ये ह्वेनसांग क्या कहता है सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति के बारे में देखिए क्या कहता है कि भारत में जो समाज है वो 4 वर्णों में विभक्त है। कितने वर्णों में विभक्त है? इसके समय 4 वर्णों में। वो आया था, कौन आया था? इससे पहले फरियान आया था, चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी विक्रमादित्य के समय। तो उसने क्या लिखा था भारत के समाज के बारे में कि भारत का जो समाज है बहुत ही उन्नत है और यहाँ पर लोग आपसी भाईचारे के रूप में रहते हैं और यहाँ पर किसी को भी चोरी का कोई भय नहीं है, कोई भी अपने घरों में ताला बंद नहीं करता है और कोई भी न्यायालय नहीं जाता है, सभी लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं। ये सब कुछ इसीलिए गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा गया है। लेकिन ये क्या कहता है कि यहाँ पर 4 वर्ण में विभक्त हो गए थे। कौन कौन? ब्राह्मण, 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 वैश्य, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, शूद्र। ये 4 वर्णों में विभक्त हो गया था समाज और सभी वर्ण के अलग अलग कार्य थे। जैसे ये ब्राह्मणों का कार्य आपको पता ही है, ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? यज्ञ करवाना इनका कार्य होता था। क्षत्रियों का युद्ध लड़ना, वैसे जो होते थे व्यापारी होते थे, व्यापारी किसान वैसे होते थे, और शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते थे वो क्या कहलाते थे? शूद्र कहलाते थे। और समाज में क्या था? ये समाज में जो था वो नियम कानून, ठीक ठाक नियम कानून बने हुए थे। और ये सारे जगहों को घुमा, ये कहा कि भारत में हरियाली बहुत अच्छी है, नदी, पहाड़, झरना, ये तो भी कहा था फरियान। और अभी भी हम लोग कहते हैं कि भारत में जो है वो 4 मौसम पाया जाता है। भारत में 4 मौसम पाया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद नदी, पहाड़, झरना, मरुस्थल सब कुछ भारत में है। पठार, मैदानी भाग, ये सब कुछ भारत में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब किसने वर्णन कर दिया? ह्वेनसांग ने वर्णन कर दिया। और देखिए ये इसके दरबार में भी पहुंचा था। किसके दरबार में? ये हर्षवर्धन के दरबार में भी पहुंचा। हर्षवर्धन बहुत प्रभावित हुआ इससे, किससे? ह्वेनसांग से बहुत ही प्रभावित हुआ। और देखिए हर्षवर्धन खुद मानता था ये हिंदू धर्म को और ये बौद्ध धर्म का भी समर्थक था। ऐसा बात नहीं था, देखिए ये हिंदू धर्म को मानता था लेकिन ये बौद्ध धर्म का और बाकी धर्मों का भी समर्थक था। ऐसा बात नहीं था, ये सभी धर्मों को कहता था ठीक है जिसको जो धर्म मानना है मानिए। तो ये ह्वेनसांग से काफी प्रभावित हुआ और इसने क्या किया? प्रयाग में
यहाँ पर प्रयाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया, प्रयाग। तो ये प्रयाग में हर 5 साल पर एक बड़ा सा महोत्सव का आयोजन करवाया जाता था, जहां पर बहुत दूर दूर से अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान आते थे और अपनी अपनी बात करते थे। और ये कुछ दान देता था, कौन, हर्षवर्धन, सबको दान में कुछ ना कुछ देता था। और सभी विद्वान आते थे यहाँ पर और अपनी अपने धर्म के बारे में अपने अपने बातें करते थे। और इस बार क्या किया, आयोजन करवाया, तो इस बार बना दिया वेनसांग को यहाँ का अध्यक्ष। यहाँ पर जो महोत्सव होने वाला था, वेनसांग आया था, उसी समय वेनसांग से प्रभावित होकर इसने वेनसांग को क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। तो बाकी दूसरे धर्म को इसके खिलाफ थोड़ा सा हो गए थे, लेकिन इससे कोई फर्क थोड़ा इसको पड़ता है, ये तो राजा है ना, अब राजा को कोई फर्क पड़ेगा, और बहुत ही ताकतवर ठीक ठाक राजा था, इसको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाकी धर्म वाले कुछ भी सोचे, इससे कोई इसको मतलब नहीं है। अब देखिए इसने क्या किया, इसने अपना साम्राज्य विस्तार करने के बारे में सोचा, इसने अपना साम्राज्य विस्तार, अब कहा कि देखिए यहाँ तो इतना साम्राज्य हमको ऐसा ही मिल गया, अब हमको साम्राज्य विस्तार। इसने कश्मीर पर कोशिश किया, लेकिन कश्मीर इसके हाथ में नहीं आ सका। इसने कहा कि इधर क्या ट्राई करना, इधर उत्तर भारत तो सब हमारा ही है, इधर दक्षिण भारत में ट्राई किया जाए। कौन से भारत में, दक्षिण भारत में ट्राई किया जाए। तो दक्षिण भारत में ट्राई करने से पहले ये बात सोचिए, यहाँ पर कौन क्या क्या था। यहाँ पर ये जो पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है, इसके बाद ये बीच में कौन सा नदी पड़ता है, नर्मदा, और ये सतपुड़ा पर्वत, दो गो पर्वत और एक नदी पार करके आना था दक्षिण भारत में। और इधर चालुक्य वंश के शासन था, चालुक्य, जो कि ये कमजोर थे, इससे समझ लीजिए हर्षवर्धन से ये कमजोर थे, इसको मिटा देते हैं। अगर आमने सामने पड़ जाता तो हर्षवर्धन इसको हरा देता। हर्षवर्धन से इधर चालुक्य वंश वाले कमजोर थे, इसने कहा कि ये दक्षिण भारत विजय किया जाए। तो हर्षवर्धन इधर से सेना लेकर चला है, तो तब तक चालुक्य वंश के बाद जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश का जो राजा था, चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन इधर लिख देते हैं। चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय के ये बात पता चल गया कि इधर से जो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन हमारे साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अब बताइए, इसके पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन की पहले से ही कह दे कि हम हार गए हैं, और दूसरा ऑप्शन इससे लड़े थे। इसने दूसरा ऑप्शन चुना कि हम क्या करेंगे, हर्षवर्धन से लड़ेंगे। और इसको एक बात पता था कि पहाड़ नदी झरना पार करते करते तो आधी सेना ऐसे ही फाइल निपट जाएगा, मतलब आधे लोगों का ऐसे ही फाइल निपट जाएगा, कोई थक जाएगा, कोई गिर जाएगा, किसी के हाथ में मोच आ जाएगा, किसी के पैर में मोच आ जाएगा, आधी सेना ऐसे ही थक जाएगी। लड़ना आधे लोगों से ही है, वो तो हम ऐसे ही लड़ लेंगे। लेकिन हर्षवर्धन को ये बात पता नहीं था कि हम जो ये पहाड़ पार कर रहे हैं, पहला पहाड़, फिर नदी, फिर दूसरा पहाड़, इतना कुछ पार करके जाएंगे तो हमारा सेना का क्या हाल होगा। आप समझिए, नॉर्मल पहाड़ पर कोई चढ़ता होगा, पहाड़ पर चढ़ने पर क्या हाल होता होगा। समझिए पहाड़ है, और नॉर्मल कोई पहाड़ पर सीढ़ियां अगर ना बनाया गया है, कहीं कहीं देखिए सीढ़ी बनाया रहता है, कोई भी स्थान पर अगर कहीं घूमने जाना है तो सीढ़ी बनाया, सीढ़ी ना होता है तो कितने समस्या होता है पहाड़ों पर चढ़ने पर। और इन लोगों को देखिए ऐसे ही खुला शरीर, ऐसे ही शरीर सिर्फ चढ़ना होता है तो बहुत दिक्कत होता है। और इन लोगों को तो हथियार लेकर जाना था, ऐसे ही सिर्फ चले जाने से जीत जाएंगे नहीं, हथियार लेकर जाना था। खाना कौन देगा यहाँ पर, कोई और देगा क्या खाना। राशन वाला भी सामान सेना लेकर चलती थी, ये नहीं कि राशन वाला सामान कोई और लेकर आएगा, नहीं, इनको राशन अपना खाना भी लेकर चलना पड़ता था, हथियार, ये सब पहाड़ों को पार करते हुए। अब क्या हुआ, पहाड़ों को पार करते हुए फिर नदी पार करते हुए आधी सेना यहीं पर थक गई। अब बोला गया कि यहीं पर आराम किया जाए, उसके बाद इन लोगों से लड़ा जाए। तब तक इसने क्या कर दिया, पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि अगर इसकी सेनाओं को फिर दोबारा से ऊर्जा मिल गया, अगर आराम करने का समय मिल गया तो बहुत दौड़ा कर क्या करेंगे, पीटेंगे। समझ लीजिए, ये पता था इसको कि दौड़ा कर भी पीटना चालू कर देंगे हमको। तो इसने क्या किया, उसी समय आक्रमण कर दिया हर्षवर्धन पर। और यहाँ पर हर्षवर्धन क्या हुआ, हार गया। यहाँ पर हर्षवर्धन हार गया क्योंकि इसकी सेनाएं जो थी, हर्षवर्धन की सेनाएं थी, यहाँ हर्षवर्धन की सेना कमजोर पड़ गई। क्योंकि नदी पहाड़, यहाँ पर पहाड़ नदी फिर पहाड़, ये सब पार करके आने में आधी सेनाएं का काम, ऐसे सेनाओं का काम खत्म हो गया। बहुत सारे थक गए थे, कितने के हाथ में मोच आ गया था, पैर में मोच आ गया था।
कोई पहाड़ से नीचे गिर गया, कोई नदी ही पार नहीं कर पाया। ये बहुत सारी समस्याओं के कारण यहाँ पर ये हर्षवर्धन हार गया और वापस लौट गया अपने क्षेत्र में। और यहाँ पर अब इसका दिमाग 7वां आसमान पर। किसका दिमाग? पुलकेशिन द्वितीय का। हम उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा को क्या कर दिए? हरा दिए। और ये जो था यहाँ पर हराने के बाद एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम था ए होल अभिलेख। कौन सा? ये होल अभिलेख इसका नाम था, ध्यान रखिएगा, अभिलेख। और इसमें क्या लिखवाया ये होल अभिलेख में कि मैं राजा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा, मैं इधर उत्तर भारत के जो राजा है हर्षवर्धन, उसके बहुत मतलब बुरी तरह से पराजित किया। मैंने बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया और वो अपने क्षेत्र में वापस लौट गया। पूरा बड़ा बड़ा एकदम बड़ा सा अभिलेख पर क्या किया? लिखवाया बड़े बड़े अक्षरों में। अब कोई छोटा किसी बड़े को पराजित कर दे, चिल्ला चिल्ला कर कहेगा नहीं हम उसको हराए हैं, उसको हराए हैं, कोई एकदम ढिंडोरा नहीं पिटवाएगा। तो इसने भी पूरा एकदम ढिंडोरा पिटवाया कि हमने किसको हराया है? हर्षवर्धन को हराया है। और परमेश्वर की उपाधि धारण की। परमेश्वर, परमेश्वर की ध्यान रखिएगा, या दक्षिणेश्वर की। दक्षिणेश्वर, ये दो को दक्षिणेश्वर यानी दक्षिण का ईश्वर, इधर का दक्षिणेश्वर या परमेश्वर, दोनों की उपाधि इसने धारण की। ध्यान रखिएगा। किसको हराने के बाद? पुलकेशिन द्वितीय ये हर्षवर्धन को हराने के बाद ये चालुक्य वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का। तो हमें लगता है हर्षवर्धन के बारे में बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।